नमस्ते, मेरा नाम रेणु चौधरी है और मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ आज अध्याय 6 का वंशागणिति के आणविक आधार, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जिसमें अब तक हमने जिन जिन भागों के बारे में पढ़ा वो थे आनुवांशिक सामग्री या पदार्थ, जिसमें कि हमने दो सामग्रियों के बारे में पढ़ा, डीएनए और आरएनए। डीएनए जिसको कि डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, और आरएनए जिसको राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। हमने पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ा कि उनमें क्या अंतर होता है, उनकी संरचना में कौन कौन सा भाग होता है, कौन कौन सी इकाई होती हैं। हमने विस्तार से पढ़ा कि डीएनए और आरएनए में क्या क्या अंतर होता है। आशा करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। और डीएनए ही एक आनुवांशिक सामग्री के रूप में होता है, ये भी कुछ प्रयोगों द्वारा हमने सिद्ध करा है, जिसमें कि ग्रिफिथ और हर्शे और चेज वाले जो अनुसंधान थे जिनको की मान्यता दी गई है, और उनके द्वारा हमें ये वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया कि डीएनए ही वो आनुवांशिक सामग्री है जो कि आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। आइए अब इसी का अगले भाग का अध्ययन करते हैं आज। अब आपको ये पहले भी हमने बात किया था कि डीएनए कहाँ पर मिलता है। डीएनए मिलता है कोशिका के केंद्रक में। अब आपको पता है कि कोशिका का जो उसका जो साइज है, उसका जो संरचना है, बहुत छोटी है। और मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो डीएनए है, अगर एक कोशिका के डीएनए को हम लंबाई में खोल के देखें, मैं मनुष्यों के डीएनए की बात कर रही हूँ, अगर उसके लंबाई को हम खोल के देखें तो हमें कितना मिलेगा? हमें करीब करीब 2 मीटर का डीएनए एक कोशिका के केंद्रक में मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि अरे इतना लंबा डीएनए है और कोशिका तो इतनी छोटी संरचना है, तो इतना बड़ा डीएनए उसमें कैसे समाता है, कैसे रहता है? तो आज हम उसी भाग की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि डीएनए को इस वाले भाग को हम बोलते हैं डीएनए पैकेजिंग। पैकेज करना मतलब किसी भी वस्तु को एक छोटी सी जगह में किस तरीके से वो रहती है, उसके बारे में हम जानेंगे आज। तो आज हम देखेंगे डीएनए पैकेजिंग। तो डीएनए पैकेजिंग की ज़रूरत क्यों है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डीएनए का एक कोशिका के केंद्रक के डीएनए की लंबाई कितनी है? करीब करीब 2 मीटर है। तो जितनी हमारी सारी कोशिकाएं हैं, उतनी कोशिकाओं का अगर सबका डीएनए इकट्ठा हो जाए तो कितना लंबा होगा? इतना लंबा होगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच के 300 चक्कर लग जाएंगे। एक मनुष्य के डीएनए का अनुमान बता रही हूँ मैं आपको। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा डीएनए कितने जटिल रूप में पैकेज में होके किस प्रकार से एक छोटी सी कोशिका के केंद्रक में समा के रहता होगा जब वो इतना बड़ा है। तो अब हम देखेंगे कि ये डीएनए कैसे अपने आप को पैक करके कोशिका के केंद्रक में रहता है। ऐसा नहीं है कि डीएनए कोशिका के जो केंद्रक है उसमें फैला पड़ा रहता है, यहाँ से वहाँ पड़ा रहता है। ऐसा नहीं है। वो एक अपने आप को एक बहुत ही छोटी संरचना के रूप में समाहित करके केंद्रक के अंदर रख लेता है। तो उसी वाले जो डीएनए, इसी भाग को हम आज देखेंगे कि कैसे जो है डीएनए को पैकेजिंग मिलती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक नाभिक में मौजूद डीएनए इतना छोटा होता है? यह एक कार्बनिक जटिल आणविक संरचना है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं और कुछ वायरसों में भी पाया जाता है। ये तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि एक वंशानुगत सामग्री है जो कोशिका के नाभिक में पाई जाती है और मुख्य रूप से आनुवांशिक जानकारी को
ले जाने में ये शामिल होती है। ये सब चीज़ें हम एक बार पहले देख चुके हैं। तो कोशिका के नाभिक में आनुवांशिक जानकारी ले जाने वाली जो सामग्री है डीएनए, आज हम उसकी पैकेजिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इतना तो हमने पहले से ही हम देख चुके हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं जब कोशिका के विभाजन का समय नहीं होता है तो वो एक बहुत ही पतले पतले तंतु के रूप में रहते हैं, तो संघनित होते हैं, बहुत संघनित होते हैं। तो संघनन द्वारा लंबे डीएनए अणुओं को, डीएनए के अणु की इकाइयाँ हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ी थी, क्या क्या होता है उसमें, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उन सारे बेस पेयर कितना होता है, बेस पेयर का जो नंबर आपको बताया था वो 6.6 इंटू 10 की घात 9 बेस पेयर, इतने तो बेस पेयर होते हैं। अब दो बेस पेयर के बीच की दूरी, दो आधार जोड़ी के बीच की दूरी कितनी होती है, इनके बीच की दूरी होती है 0.34 इंटू 10⁹ माइक्रोन पर बेस पेयर। तो आप जब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो मैंने आपको बताया ना कि इतनी दूरी है कि सूरज से पृथ्वी और पृथ्वी से सूरज हम 300 बार आ जा सकते हैं। तो अब इसको कैसे पैकेज है ना है तो उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो संघनन द्वारा लंबे डीएनए अणुओं का छोटे से केंद्रक में फिट होने को ही हम डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। तो बहुत ही सघन आकृतियों में जब ये संगठित हो जाते हैं तो उसको हम डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। ये है, अगर आपको परिभाषा लिखनी है उसकी तो ये है, लंबे डीएनए अणुओं का अत्यधिक कुंडली होकर, संघनित होकर, कुंडली बनकर और उसके बाद बहुत संघनित होकर, मतलब बहुत पास पास, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होकर, बहुत ही सघन आकृतियों के रूप में एक छोटे से केंद्रक में फिट हो जाने को, छोटे से केंद्रक में समा जाने को हम डीएनए परिकुंडलन, जो हिंदी है पैकेजिंग की, परिकुंडलन या पैकेजिंग कहते हैं। तो हम आज ये देखेंगे कि ये परिकुंडलन या पैकेजिंग कैसे होती है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे पहले हम उन वैज्ञानिकों के नाम जानेंगे जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया। उनका नाम था, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, अभी लिख देती हूँ। उनका नाम था मॉरिस विल्किंस और एडा और ऑलिंस। तो ये वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विल्किंस, एडा, ऑलिंस, इन्होंने ये बताया, इनके अनुसार ये था कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए अणु प्रोटीन अणुओं के साथ मिलकर तंतु वाली रचना बनाता है। अब उसमें क्या क्या आगे पाया जाता है वो अभी हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो हमारे जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया, उनके नाम थे विल्किंस, एडा और ऑलिंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
अब अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मानव शरीर की अधिकांश कोशिकाओं में डीएनए के लगभग 3 मिलियन बेस जोड़े कितने गुणसूत्र होते हैं? गुणसूत्र तो 23 ही है, जिनमें से 22 दैहिक गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र कहे जाते हैं या अलैंगिक गुणसूत्र, और 23वां जोड़ा जो होता है वो लैंगिक गुणसूत्र कहा जाता है। ये चीजें हम बार बार इसलिए आपको बताते रहते हैं क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए, आपको भूलना नहीं चाहिए कि कितने गुणसूत्र के जोड़े मनुष्यों में होते हैं। तो अगर हम किसी एक मानव की कोशिका को स्किन सेल की तरह, ये जो मैंने आपको बताया, व्यवस्थित करते हैं तो वो 2 मीटर लंबा होगा करीब करीब। तो मानव के शरीर में 50 ट्रिलियन मानव कोशिकाएं होती हैं, जिसका मतलब क्या है कि कुल लगभग 100 ट्रिलियन मीटर डीएनए है। तो पृथ्वी से सूर्य तक 300 बार जाने के लिए पर्याप्त डीएनए है। हम सबके शरीर में इतना डीएनए है। अब हम देखते हैं, और जो ये अभी आगे देखेंगे आपकी जो संरचना है वो दाने जैसी संरचना दिखाई देती है। अभी बताएंगे कि वो दाने वाली संरचना क्या है। तो वो जो अभी आपको मैंने वैज्ञानिक को नाम बताया, उन्होंने इनके बारे में बताया, और एक और वैज्ञानिक है ऑडिट करके, जिन्होंने दाने जैसी संरचनाओं का नाम लिया जो कि कोशिकाओं के केंद्रकों में दिखाई देती है, जबकि कोशिका विभाजन की अवस्था में नहीं है। और एक और अभी आप देखेंगे इसमें, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए को क्या किया जाता है? डीएनए को चारों ओर से लपेटा जाता है। लपेटा जाने वाली जो संरचना बनती है उस संरचना को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम की परिकल्पना प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम था कार्लबर्ग और थॉमस। ये सिर्फ आपकी ज्ञान बढ़ाने के लिए है, अगर इनके नाम आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कार्लबर्ग और थॉमस, इन्होंने न्यूक्लियोसोम की जो परिकल्पना थी वो प्रस्तुत करी। तो इसमें क्या होता है, डीएनए को प्रोटीन के चारों तरफ एक विशेष प्रोटीन है जिसके चारों तरफ ये डीएनए कुंडलित होता रहता है, लिपटता है। तो जो वो संरचना बनती है, देखिए जैसे अगर ये वो प्रोटीन है तो इस पे ऐसे ऐसे करके ये डीएनए लिपटता है। तो ये जो संरचना बनती है इसको न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए किस प्रकार से होता है ये अभी आप आगे अध्ययन करेंगे इसके बारे में। अब आपको मैं इसका वो दिखाती हूं। इसमें कौन से वाले जो प्रोटीन का नाम लिया मैंने अभी आपके सामने कि न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, डीएनए एक प्रोटीन के ऊपर लिपटा जाता है, तो वो जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है हिस्टोन। हिस्टोन, ये अभी मैं आपको हिस्टोन की ही ये जो चित्र दिखा रही हूं, ये हिस्टोन 4 प्रकार के अलग अलग हिस्टोन होते हैं। ये मैं अभी आपको अलग अलग दिखा रही हूं, फिर मैं एक एक करके आपको इन सबका जोड़ता हुआ चित्र दिखाऊंगी। तो ये है हिस्टोन जो कि आप पढ़ सकते हैं। हिस्टोन में इसमें H2 भी हिस्टोन है, H2A हिस्टोन है, और H3 हिस्टोन है, और H4 हिस्टोन है। तो आप देख सकते हैं 4 प्रकार के हिस्टोन यहाँ पर, जिनके की 8 अणु जुड़ते हैं, जिसमें से 2B के 2 होते हैं। देखिए इसमें अलग अलग रंगों से दिया गया है। ये 2B ये लाल वाला है, 2A ये पीले वाला है, और H3 ये नीले वाला है, और H4 ये हरे वाला। तो आप देख सकते हैं 2 लाल है, 2 पीले हैं, 2 नीले हैं और 2 हरे हैं। तो इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। ये ऐसे बनते हैं। ये हिस्टोन, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसके अलग अलग प्रकार के जो हिस्टोन होते हैं वो इस प्रकार की संरचना बनाते हैं। और जब ये इस प्रकार के 8 अणु जुड़ते हैं तो इसको हम ऑक्टामर कहते हैं। ऑक्टामर मतलब जहां पे 8 हिस्टोन प्रोटीन के अणु एक विशेष प्रकार की संरचना का
निर्माण करते हैं। तो हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं जिसमें जिसके ऊपर जो डीएनए है वो लिपटता है। तो इसमें 4 प्रकार के हिस्टोन हो गए, H2B के 2 अणु, 2A के 2, 3 के 2 और H4 के 2। तो ये 8 का, इसीलिए इसको ऑक्टा, ऑक्टा मतलब 8 होता है। तो और उसके बाद क्या होता है, इसमें ये इसके ऊपर जब ये जैसे आप देख सकते हैं, ये थोड़े ज्यादा दिखा दिए हैं, इसी के ऊपर जब प्रोटीन, माफ कीजिएगा, डीएनए इसके ऊपर अपने आप को लपेटता है, उसका मैं आगे दिखाऊंगी आपको। ये जैसे मैंने अभी आपको एक शब्द बताया न्यूक्लियोसोम, ये है न्यूक्लियोसोम की संरचना। ये एक ही चीज की 2 अलग अलग चित्र हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि ये रहे वो हिस्टोन जो अलग अलग प्रकार के हैं। इसको इंग्लिश में कोर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल बोलते हैं या हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। तो हिस्टोन ऑक्टामर जिसमें कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रकार के जो हिस्टोन होते हैं उनके अलग अलग अणु होते हैं। जो बीच में होते हैं वो अभी जैसे हमने देखा था उसमें, आइए उस चित्र को एक बार दोबारा देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं H2B का ऊपर है, नीचे है, बीच में H2 है। यहां पर H3 का यहां पर ऊपर है और यहां पर नीचे है और बीच में H4 है। तो इसी प्रकार की संरचना बनेगी। तो जब ये तो अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम में 8 हिस्टोन प्रोटीन के एक कोर के चारों ओर कौन लिपटता है? डीएनए। तो ये जो हिस्टोन है इनके कोर के चारों ओर डीएनए लिपटता है। तो जब ये लिपटता है तो इसको हिस्टोन प्रोटीन्स का बना, इसको कहते हैं प्रोटीन क्रोड कण। ये जो अगली स्लाइड में जो दिख रहा है आपको, प्रोटीन क्रोड कण या कोर पार्टिकल इंग्लिश में कहते हैं। तो हर एक न्यूक्लियोसोम में जो हिस्टोन है वो प्रोटीन्स का बना, हिस्टोन प्रोटीन्स का बना प्रोटीन कोड, क्रोड नॉट कोड, ये जो है ये प्रोटीन क्रोड कण होता है जिसके ऊपर ये डीएनए लिपटता है। तो ये पूरी जो संरचना होती है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है। और इनका जो देखिए इसी के दूसरा भी मैंने चित्र लगाया है तो ताकि दोनों तरफ से आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ सके। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पर एक H1 हिस्टोन भी है। H1 हिस्टोन क्या करता है? H1 हिस्टोन लिंकर डीएनए की तरह काम करता है। और ये जो इनके बीच का जो यहां तक का जो दूरी होती है वो होती है 10 नैनोमीटर। और जो लिंकर से यहां तक की दूरी होती है ये होती है 11 नैनोमीटर। तो आप देख सकते हैं कितनी महीन संरचना है। तो इस न्यूक्लियोसोम का जो व्यास है वो कितना है? न्यूक्लियोसोम मतलब पूरा H1 हिस्टोन को मिलाकर न्यूक्लियोसोम बनेगा। तो इसका व्यास है 11 नैनोमीटर। तो इसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु होते हैं। तो इसको हम ऑक्टामर इसीलिए कहते हैं। तो और इसमें से 2 को हम डाइमर कहा जाता है, जो बाहर वाले होते हैं वो जो है डाइमर, और बीच वाले 4 होते हैं उनको हम कहते हैं टेट्रामर। टेट्रामर में कौन कौन से होते हैं? H3 H4 जो मैंने आपको चित्र में दिखाया था, H3 H4 के 2 कण
जो दो दो अणु हैं वो क्रोण कण, इस पूरे को क्रोण कण बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। तो क्रोण कण का मध्य भाग में कौन कौन से हिस्टोन के प्रकार होते हैं? H3 और H4। जबकि दोनों के बाहर, दोनों ओर एक एक जो डाइमर होता है, डाइमर मतलब जहां दो दो अणु होते हैं, तो उन डाइमर में एक तरफ होता है H2A और एक तरफ होता है H2B। तो ये है न्यूक्लियोसोम की संरचना, और मैंने आपको बताया है कि उसका व्यास कितना होता है? 11 नैनोमीटर। तो प्रत्येक न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ ये क्या लिपटा हुआ है? ये डीएनए का वो हेलिक्स। याद है आपको, हमने रज्जुक पढ़ा था, 2 रज्जुक होते हैं, तो वो 2 रज्जुक इसके चारों तरफ लिपटा होता है। और अभी आगे आपको बताऊंगी ये कितना, ये जो इसके ऊपर एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर कितना लिपटा होता है? करीब करीब 200 न्यूक्लियोटाइड लिपटे होते हैं इसमें। जो ये एक्चुअली 2 पूरे के पूरे चक्कर नहीं है, ये 2 पूरे चक्कर नहीं है, ये करीब करीब 1.65 के आसपास चक्कर लगता है, और इसमें 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर, न्यूक्लियोसोम कण के ऊपर जो डीएनए का हेलिक्स लिपटा होता है वो 200 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, और इसमें से करीब 160 न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? हिस्टोन क्रोड कण बताया था आपको मैंने। तो हिस्टोन क्रोड कण के चारों तरफ करीब करीब 2 कुंडल बनाते हैं। जो बाकी न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो लिंकर डीएनए बनाते हैं, जो कि यहां पे आप देख सकते हैं, लिंकर डीएनए। तो ये न्यूक्लियोसोम की संरचना में आपको ये चीजें बहुत ध्यान से पढ़नी होंगी कि न्यूक्लियोसोम में क्या होता है। हिस्टोन प्रोटीन के टेट्रामर और डाइमर होते हैं। टेट्रामर में कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन होते हैं? टेट्रामर में कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन होते हैं? अभी मैंने आपको बताया H3 और H4 के 2 अणु होते हैं, और जो डाइमर होते हैं, डाइमर में H2A और H2B के 2 अणु, एक अणु होता है। तो इस प्रकार से ये न्यूक्लियोसोम का ऑक्टामर बनता है, और इसमें 200 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जिसमें से 160 इस न्यूक्लियोसोम के ऊपर लिपटा होता है। ये जो क्रोण कण है इसके ऊपर लिपटा होता है। हिस्टोन क्रोण कण जो है इसके चारों तरफ मिलके करीब करीब 2 कुंडल बनाता है। 160 इसके ऊपर 2 कुंडल बनाते हैं। बाकी जो बचे होते हैं वो डीएनए लिंकर बनाते हैं। तो आशा करती हूं कि आपको न्यूक्लियोसोम का जो संरचना है वो समझ में आ गई होगी। आप देखते हैं यहां पर एक बार, यही मैंने लिखा भी हुआ है। तो प्रत्येक न्यूक्लियोसोम में 8 हिस्टोन प्रोटीनों के कोर के चारों तरफ लिपटे होते हैं डीएनए। प्रत्येक कोर 4 अलग अलग प्रकार के हिस्टोन से बना होता है, H2A, H2B, H3, H4, जो प्रत्येक 2 प्रतियों में मौजूद है। एक अन्य प्रकार का हिस्टोन H1, ये क्या करता है? ये न्यूक्लियोसोम और लिंकर डीएनए दोनों को बांधता है और संरचना को स्थिर करता है। तो H1 वाला जो अभी आपने चित्र में देखा, वो क्या करता है? लिंकर डीएनए और न्यूक्लियोसोम को एक दूसरे से बांधता है और संरचना को स्थिरता प्रदान करता है। डीएनए, न्यूक्लियोसोम और लिंकर डीएनए कॉयल मतलब कुंडली के रूप में क्रोमैटिन फाइबर में अधिक कॉम्पैक्ट हो जाता है। डीएनए एक हो गया, न्यूक्लियोसोम हो गया, लिंकर डीएनए, 3 चीजें हो गई यहां पर। ये तीनों चीजें मिलके एक कुंडलिनी के रूप में क्रोमैटिन फाइबर में अधिक कॉम्पैक्ट होके बैठ जाता है। तो ये एक न्यूक्लियोसोम है। अब आप सोचिए कि ये एक न्यूक्लियोसोम है, तो ये एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, इतना डीएनए इसमें लिपटा, लेकिन अभी तो डीएनए बहुत सारा है। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम
बनते हैं, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बनते हैं और ऐसे में इनके ऊपर डीएनए लिपटता है और ऐसे छोटे 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 ये जब इस टाइप के संरचना बनती है तो देखा जाए तो ये तंतुओं के ऐसा अगर आप ऐसे देखेंगे जैसे माला होती है तो माला में धागे के ऊपर जो मोती टाइप के होते हैं ये उसी टाइप के बन जाते हैं। तो न्यूक्लियोसोम जब बने होते हैं तो वो कैसे लगते हैं, वो लगते हैं एक जैसे एक धागे के ऊपर मोती लगे हुए हों उसकी तरह छोटे 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 बीड टाइप के संरचना का निर्माण करते हैं। देखिए इसकी भी मैंने एक चित्र डाला हुआ है, उस चित्र को देखते हैं। ये जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो पता लगा कि ऐसे छोटे 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 जिसको बीड स्ट्रिंग ऑफ बीड कहा गया, ऐसे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो बहुत ही ज़्यादा हम बहुत सूक्ष्म वस्तु का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो उसमें हमें ये इस प्रकार की संरचनाओं का आकार दिखाई दिया। तो जैसे जैसे डीएनए संघनित होता है वैसे 10 nm फाइबर का तार लगभग 30 nm मोटा होता चला जाता है। अब ये देखिए इसके लिए मैं आपको दूसरा चित्र दिखाती हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में होगा। जैसे जैसे ये बनता चला जाएगा, ये देखिए ये मैंने एक चित्र लिया है जिसमें आपको डीएनए के जो पराकुंडलन है उसके सारे ही स्टेप, सारे ही इसमें भाग दिए हुए हैं। तो अभी हम कहाँ पर पहुंचे थे? अभी हम पहुंचे थे ओके, हमने देखा 4, उसके बाद ये धीरे धीरे क्या होता है। अभी मैं पूरा दोबारा एक बार, चलिए यहाँ शुरू से ही पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें क्या हुआ, सबसे आसान पे था उसमें क्या, क्रोमैटिन, ये जो द्विरज की संरचना है डीएनए की वो है। अब इसी चित्र में दिखाया गया है कि क्या क्या होता चला जाता है और अंत में क्या मिलता है हमको। तो ये जब संघनित होने का टाइम आता है, समय आता है, तो क्या होता है, डीएनए क्या हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियोसोम बन गया और स्टोन के चारों तरफ लिपट गए और न्यूक्लियोसोम बना दिया। अब न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोसोम में 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जिनके साथ में देखिए 1.65 बार का डीएनए इसके ऊपर लिपट जाता है और बाकी का लिंकर में चला जाता है H1 हिस्टोन के साथ और फिर दूसरे में चला जाता है। तो ऐसे एक संरचना बनी, फिर दूसरी संरचना बनी, ऐसे बहुत सारी बनती चली गई ये। तो आप सोचिए कि ऐसा लगता है जैसे एक धागा लिया है और उसके ऊपर छोटे छोटे मोती हैं, तो ये बीड्स जैसे लगते हैं, इसीलिए इसको स्ट्रिंग ऑफ बीड्स या मोतियों की माला भी कहा जाता है जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया। अब उसके बाद क्या होता है, क्रोमोसोम में न्यूक्लियोसोम हो गया और H1 हिस्टोन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोसोम है ये अपने आप को और कुंडलित करना प्रारंभ कर देते हैं और ये प्रक्रिया चलती रहती। तो ये अभी ये एक एक है, ये देखिए अभी दूर दूर है, फिर ये एक पास होते होते जैसे रस्सी होती है, रस्सी को जैसे हम देखते हैं जब वो खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे तंतु ऐसे निकल के आते हैं, लंबे लंबे धागे, लेकिन जब वो बनी हुई होती है तो वो बहुत टाइट और बहुत सख्त होती है। उसी के हिसाब से सोचिए कि इसी हिसाब से ये छोटे छोटे कुंडलिनी के तरीके के संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। ये एक स्टोन ये है, फिर अगला ये है, फिर अगला ये है, फिर अगला ये, ऐसे ऐसे ये कर करके लूप बनाने लग जाते हैं। तो ऐसे अभी ये फैले हुए हैं तो बहुत दूर दूर तक है, फिर ये लूप बन गए तो बहुत पास आ गए। तो अब ये इन्होंने 30 माइक्रोन का तंतु बनाया। अब तो ये 30 माइक्रोन के उसमें ये अपने आप को सहेज के एक रस्सी नुमा या बहुत पतला तंतुनुमा संरचना में परिवर्तित कर लेते हैं और उसके बाद भी और ऐंठते जाते हैं। जैसे हमारे पास कोई रस्सी या कुछ है तो हम उसको
घुमाते जा रहे हैं उनको, तो क्या होता है, वो टाइट होती चली जाएगी और पतली होती चली जाती है। तो इसमें भी ऐसे ही है कि ये इस तरीके का जब संरचना बनती है और अपने आप को, अभी तो जैसे ये 30 नैनो माइक्रोन का बना है इसका जो ये दूरी है, अब ये और छोटी होती चली जाती है, और छोटी होके और पास में आती जाती है और ऐठती चली जाती है। देखिए धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ये 300 नैनो माइक्रोन का, अब ये यही और पास पास में आ गए और पास पास में होते चले गए। उसके बाद जो धागा आखिरी में तंतु बनता है, आखिरी वाला तो खैर ये 700 नैनो माइक्रोन का बनता है, जिसमें कि उसका जो यहाँ 30 था ये 700 हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बहुत सारे संघनित होकर एक साथ आ चुके हैं। तो 300 नैनो माइक्रोन के जो तंतु हैं वो और अपने आप को संघनित प्रेस करते रहते हैं, संघनित होते जाते हैं और कुंडलिनी बनती जाती है और दबते चले जाते हैं। तो इतना अच्छे से, इतना जबरदस्त तरीके से उनमें कॉइलिंग कह लीजिए या जो मोड़ना होता है वो कर लीजिए, वो इतना ज़्यादा होता है कि आखिरी में जो 200-250 नैनो माइक्रोन वाला है वो ही आखिरी में बचता है, और जो हमारे पास आखिरी में जो मिलता है वो हमें 1400 नैनो माइक्रोन का, जिसमें कि 2 मीटर का डीएनए पूरी तरीके से संघनित होकर अपने आप को कोशिका के केंद्रक में संजो के रख लेता है। तो ये जो चित्र है, इस चित्र से आपको, इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें आपको दिखाई देगा कि हमने कहाँ से शुरुआत की थी। हमने शुरुआत की थी डीएनए के द्विरज्जु से, द्विरज्जुक से। ये चित्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चित्र को बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो आपको जो डीएनए की पराकुंडलन की प्रक्रिया है, कहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुई और यहाँ खत्म हुई, एक एक स्टेप, अगर एक एक चरण आप देखेंगे तो बहुत ही ये बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना, परफेक्ट, बहुत ही सटीकता के साथ होता है। अगर इसमें किसी भी चरण पे कोई भी जरा सी भी चूक हुई तो क्या हो सकता है, तो परिवर्तन आ सकता है। अब वो परिवर्तन लाभदायक होगा कि नुकसानदायक होगा वो तुरंत पता नहीं लगता है। तो इसीलिए ये चीज़ें बहुत तेजी से भी होती हैं, और ये चीज़ें पैकेजिंग तो हमेशा ही जो गुणसूत्र हैं वो तो संघनित होकर किस रूप में कोशिका केंद्रक में रहते हैं, क्रोमैटिन के रूप में रहते हैं। तो आइए अब आगे का देखते हैं। ये मैंने आपको चित्र दिखाया था। तो न्यूक्लियोसोम इन तंतुओं में मोतियों के एक धागे से मिलते जुलते हैं। जैसे जैसे डीएनए संघनित होता जाता है, तार थोड़ा मोटा होता जाता है और वो लूप बना के उसके बाद 300 nm मोटी फाइबर बनाते हैं। जब क्रोमैटिन पूरी तरीके से संकुचित हो जाता है तो उसको हेट्रोक्रोमैटिन के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही सख्ती से, बहुत ही सख्त रूप में संघनित होके कोशिका के केंद्रक के अंदर रहता है। तो मैंने आपको भी चित्र दिखाया, ये वो है, ये वो गुणसूत्र है जो कि क्रोमैटिन, जो कि जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही है उस समय केंद्रक के अंदर जैसे रखा हुआ है, और यहाँ पर वो है जो कि कोशिका का विभाजन का टाइम हो रहा है, तो उस समय कैसा संरचना दिखाई देगी। और ये मैंने अभी आपको पूरा समझाया कि ये पूरी प्रक्रिया है जिसको डीएनए का पराकुंडलन कहते हैं। ये बीट्स वाला, ये ऐसा क्रोमैटिन दिखता है, ये रंगीन पिक्चर है उसी क्रोमैटिन की। अब आप एक चीज देखिए,
अभी मैंने बताया आपको हेट्रोक्रोमैटिन का वर्ड बताया। तो हेट्रोक्रोमैटिन क्या है? हेट्रोक्रोमैटिन क्रोमैटिन का वह रूप है जो केंद्रक में घने रूप में पैक होता है। दो रूप में क्रोमैटिन मिलेगा, एक तो हेट्रोक्रोमैटिन और एक मिलेगा यूक्रोमैटिन। जो हेट्रोक्रोमैटिन है वो बहुत ही घने, बहुत ही जिसको बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा संघनित रूप में पैक होता है, बहुत ही ज़्यादा टाइट पैक होता है, सख्त पैक होता है। जबकि दूसरा जो यूक्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन का दूसरा रूप है जो हल्का से पैक होता है। तो और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है। अब ये यूक्रोमैटिन ही जो है यही आनुवांशिकता में भाग लेता है, यही डीएनए को दोहराता और स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। हेट्रोक्रोमैटिन इतनी ज्यादा संघनित संरचना है कि यह डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए तक पहुंचने में सक्षम नहीं करता है। इसलिए डीएनए के आगे के जो कार्य हैं, प्रतिकृति बनाना है या प्रतिलेखन करना है, रेप्लिकेशन करना है या ट्रांसक्रिप्शन करना है, उनको ये बाधा डालता है, उनको ये नहीं करने देता। तो हेट्रोक्रोमैटिन क्रोमैटिन का वह रूप है जो घने रूप में पैक होता है, और यूक्रोमैटिन क्रोमैटिन का वह रूप है जो हल्के रूप में पैक किया जाता है, जिसमें से आनुवांशिकता का जो कार्य होता है वो यूक्रोमैटिन ही उसमें भाग लेता है। हेट्रोक्रोमैटिन इतनी ज़्यादा संघनित होती है कि वो डीएनए तक उनको पॉलीमरेज जो एंजाइम है जो कि आगे प्रतिकृति और प्रतिलेखन का काम करेंगे, उनको पहुंचने में ही नहीं देता है। तो जो यूक्रोमैटिन है वही हमारा आनुवांशिकता के कामों में भाग लेता है। तो कहने का मतलब है कि यूक्रोमैटिन एक्टिव है जो कि कार्यों को करने की अनुमति देता है, और जो हेट्रोक्रोमैटिन है वो इनएक्टिव कह सकते हैं, जो कि अनुमति नहीं देता है। तो ये हमने देखा कि कैसे हमारा डीएनए का पराकुंडलन होता है। तो आशा करती हूँ कि डीएनए का पराकुंडलन आपको समझ में आ गया होगा। इसके मैं एक बार फिर से आपको सामने दोहरा देती हूँ। इसके 3 स्तर होते हैं। पहला, जिसमें कि प्रोटीन क्रोण कण के चारों ओर डीएनए लिपटता है, तो उसको प्राथमिक पैकेजिंग कहते हैं। जिसमें क्या होता है, जिसमें डीएनए की जो लंबाई कितनी रह जाती है, डीएनए में 7 गुना संघनन यहीं पर हो जाता है। तो 7 गुना संघनन प्राथमिक स्तर पे ही लिपटने के बाद हो जाता है। उसके बाद दूसरा चरण आता है पैकेजिंग का, जिसमें न्यूक्लियोसोम तंतु रस्सी की भांति ऐंठ ऐंठ कर कुंडलित होना लग जाता है। और वो कितना, मैंने आपको बताया, 30 nm मोटे तंतु का रूप ले लेता है। उसके बाद जो तीसरा स्तर आता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो तंतु होते हैं वो अलग अलग लूप्स में या छल्लों में परिवर्तित हो जाता है। और ये छल्ले क्या करते रहते हैं, ये छल्ले ही होते हैं जिनमें कि न्यूक्लियोसोम और डीएनए होता है। तो इसमें जो गैर हिस्टोन, एक ऐसा भी प्रोटीन है, गैर हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसकी एक मोटी कुंडलित दंड होती है जो कि इन छल्लों को सहारा देने के लिए किसका काम करती है, मचान का काम करती है। तो एक गैर हिस्टोन, जिसको इंग्लिश में नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहेंगे, उसकी एक लंबी कुंडलित दंडवत संरचना होती है जो कि ये छल्ले बनते जा रहे हैं, इस छल्लों को सहारा देने के लिए मचान का काम करती है। तो इस प्रकार जो है 3 स्तर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो छल्ले क्या होते हैं, वो छल्ले इस मचान के चारों तरफ फैलते रहते हैं और उस मचान की वजह से उनको सहारा मिलता है। और प्रत्येक छल्ला क्या होता है, आइए उसके लिए हम पहले चित्र को ही देख लेते हैं। जो ये छल्ले हैं, ये छल्ले बनते जा रहे हैं, इन छल्लों में मचान, और इसमें से हर एक छल्ला जो इसमें मचान बन रही है,
मचान पर एक बिंदु से आरंभ होकर वापस इसी बिंदु पर घूमकर मचान के संपर्क में आ जाता है। तो तृतीय स्तर की जो पैकेजिंग है, जिसमें कि एक मचान के प्रकार का संरचना बन रही है, जो कौन बना रहा है? जो कि बना रहा है गैर हिस्टोन प्रोटीन। तो वो ही जो मचान होती है, उसी के चारों तरफ त्रिज्याओं में कौन फैला रहता है? ये छल्ले मतलब वो जो लूप्स बने हैं किसके? न्यूक्लियोसोम के, वो फैले रहते हैं। और वो हर एक छल्ला मचान पर एक बिंदु से आरंभ होता है और वापस उसी बिंदु पर आकर मचान के संपर्क में ही रहता है। तो ये है डीएनए की पैकेजिंग के अलग अलग स्तर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो डीएनए का पराकुंडलन होता है, जब आखिरी वाली स्तर आती है तो कुंडलित संरचना वो इतनी संघनित हो जाती है कि वो जो मचान की तरह का संरचना है वो कुंडलित होकर वो एक मोटी छड़ का रूप सा ले लेती है, और जिसका व्यास मैंने आपको बताया था 700 nm होता है। तो ये तृतीय स्तर की पैकेजिंग बनती चली जाती है। और उसके बाद यही जो बनी है, यही छड़ जो है विभाजित होती हुई कोशिका में द्विगुणी गुणसूत्र बनती है। तो ये छल्ले और ये मचान, ये जो पूरी सारी संरचना इसमें है, यही क्रोमैटिन है। और यही जब कोशिका के विभाजन का समय होता है तो तब ये द्विगुणित गुणसूत्र बनती है। तो आशा करती हूँ कि डीएनए पैकेजिंग का आपको जो मैंने समझाया ये अच्छे से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ उसमें डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं वापस आपके उन कमेंट्स को पढ़ के उनका जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगी। तो अभी तक हमने देखा आज कि हमने डीएनए का पराकुंडलन। इसके बाद जो अगला भाग है इस चैप्टर का, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वाला चैप्टर जो भी वंशागत वाले दोनों अध्याय हैं जो इस साल बोर्ड में आएंगे, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इवोल्यूशन या जो विकास है वो इस साल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन आगे वो रहेगा। तो आपको अगर ये दोनों अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ गए तो आपके कितने नंबर पक्के हैं? आपके 18 नंबर पक्के हैं। इनमें से 18 नंबर का क्वेश्चन आपने देखा होगा, जो बोर्ड का ब्लूप्रिंट होता है उसमें इस इकाई को 18 नंबर दिए गए हैं। तो अगर आपने ये दोनों अध्याय अच्छे से तैयार करे तो आपके 18 नंबर पक्के हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझाने में मैं थोड़ा सफल होंगी। अब हम अगला भाग की तरफ देखेंगे, जिसको कि मैं सिर्फ थोड़ा सा ही समझाऊंगी, उसको बाकी मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगी। तो अब जब हमारा डीएनए का पैकेज हो गया, पराकुंडलन हो गया, हमने डीएनए का सब कुछ पढ़ लिया, अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, कि डीएनए में आगे कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो आपके सिलेबस में जो क्रिया है उसको इंग्लिश में रेप्लिकेशन कहते हैं और हिंदी में उसको कहेंगे प्रतिकृति बनना। प्रतिकृति मतलब अपने जैसी एक दूसरी कॉपी बनना। डीएनए में ही वो क्षमता है कि वो अपने जैसी एक और प्रति बना सकता है, पर वो प्रक्रिया भी बहुत सारे चरणों में जाकर पूरी होती है। आज मैं सिर्फ आपको उन चरणों के नाम बताऊंगी। अगले वीडियो में मैं उन चरणों के बारे में आपको पूरा विस्तार पूर्वक दिखाऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहूंगी। ये आप देख सकते हैं कि ये है हमारा डीएनए का द्विरज्जुक संरचना। यहाँ से आपको ये खुली दिखाई दे रही है। तो यहाँ से ये अब हम क्या करें, प्रतिकृति बना रहे हैं। तो प्रतिकृति अगर हमें इन दोनों रज्जुकों को इनकी अगर प्रतिकृति बनानी है तो हमें इन्हें खोलना पड़ेगा। तो हमें इन्हें खोलने के लिए जब इनका अध्ययन किया गया
तो इन्हें खोलने के लिए जो जो चरण खोलने के लिए और आगे प्रतिकृति बनाने के लिए जो जो चरण उसमें होते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले तो समझते हैं कि डीएनए का प्रतिकरण है क्या, या स्वद्विगुणन। डीएनए में ही वो क्षमता है कि वो अपने जैसी, बिल्कुल अपने जैसी प्रति बना सकता है। इसीलिए तो आपको पता है कि जब ये गुणसूत्र बन जाते हैं, जब कोशिका के विभाजन का समय होता है, तो जो युग्मक होते हैं उनमें माता का एक गुणसूत्र जाता है और एक पिता का गुणसूत्र होता है। जब निषेचन होता है तो दोनों के गुणसूत्र मिलके वो दोबारा वही गुणसूत्र का नंबर अपने आप बना लेते हैं। तो डीएनए की प्रतिकृति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए कोशिका विभाजन के द्वारा स्वयं की प्रतिलिपि मतलब अपनी कॉपी बनाता है। और इसकी प्रतिलिपि के कई चरण हैं। इसके प्रतिलिपि के कई चरण हैं। अभी जैसे हमने इसके पहले क्या किया था, हमने इसके पहले डीएनए का पराकुंडलन पढ़ा था। पराकुंडलन मतलब पैकेजिंग पढ़ा था कि डीएनए कैसे कोशिका के केंद्रक में पराकुंडलित होकर रहता है। 2 मीटर लंबा डीएनए एक छोटी सी कोशिका में कैसे रहता है। तो अब वो पराकुंडलन को खोलना पड़ेगा। अगर हमें प्रतिलिपि चाहिए तो हमें दोनों रज्जुक को अलग अलग करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ एंजाइम है जो कि इस काम को अंजाम देते हैं। वो एंजाइम मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी आज हम सिर्फ देखते हैं कि कौन कौन से चरण हैं। पहला होता है पराकुंडलन, मतलब जो पैकेजिंग हुई है उसको खोलना होता है। सबसे पहले हमें जो ऐसे 2 बने हुए हैं, ऐसे जो डबल स्ट्रैंडेड हमने देखे हैं, इनको अलग अलग करना होगा। अगर ये अलग अलग नहीं होंगे, अगर ये दोनों एक साथ होंगे तो फिर कैसे ये एक दूसरे की प्रतिलिपि बनाएंगे। तो इसमें से इनको अलग अलग करने के लिए एक प्रतिलिपि, एक रज्जुक यहाँ, एक रज्जुक यहाँ, तो इनके इसमें कुछ जगहें होती हैं जहाँ से इनका अलग होने का प्रक्रिया शुरू होती है। तो पहला वाला जो चरण होगा, सबसे पहले हमें उस पराकुंडलन को खोलना होगा। तो खोलने के बाद क्या चाहिएगा? खोलने के बाद हमें फिर वो प्रतिकरण की प्रक्रिया है उसको शुरू कराने के लिए कोई एक जगह देखनी होगी, जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है। हिंदी में आरंभन स्थल कहते हैं। तो प्रतिकरण का आरंभन स्थल, इन सब चीजों में चलिए वो आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं डीएनए का कुंडली का पृथक्करण। ठीक है, ये अलग अलग होते चले जाते हैं। फिर नया डीएनए रज्जक का संश्लेषण। अब ये एक इधर आ गई, एक इधर आ गई, और एक इधर चल रही है, एक इधर चल रही है। तो इनका दूसरा कॉपी है उसका संश्लेषण कैसे होगा, उसका संश्लेषण होना है। फिर उसके बाद सतत और असतत, जिसको सतत को इंग्लिश में कहेंगे लीडिंग डीएनए, और असतत मतलब लैगिंग डीएनए। सतत का मतलब अब ये समझिए जिसका जो संश्लेषण होगा, संश्लेषण करने के लिए जो एंजाइम आएगा उसका एक 5 प्राइमर से 3 प्राइमर की तरफ ही वो बना सकता है। चूंकि दूसरे वाले में वो उसकी दिशा बदल जाएगी तो उसका असतत होता है, उसको इसलिए लैगिंग वाला बोलते हैं। पर उसमें भी एंजाइम डीएनए का प्रतिलिपि का संश्लेषण करता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे अग्रगामी और पश्चगामी रज्जुक, और फिर हम देखेंगे डीएनए प्रतिकृति की समाप्ति, मतलब जो प्रतिकृति बनी या रेप्लिकेशन हुआ उसको खत्म करना है। ऐसा नहीं है कि वो चलता रहेगा, चलता रहता है, दूसरी जगह शुरू होएगा, लेकिन वहां पर वो खत्म करेगा। तो प्रत्येक कोशिका विभाजन से पहले इसके डीएनए अणुओं का 2 संतति कोशिकाओं में जाने के लिए 2 हूबहू प्रतिलिपियों में बंटना ही डीएनए अणुओं का द्विगुणन कहलाता है। द्विगुणन, स्वद्विगुणन, प्रतिकृतिकरण सबसे में। तो प्रत्येक कोशिका विभाजन के समय में ही जरूरत है प्रतिकृतिकरण की।
इसके बिल्कुल पहले इसके डीएनए अणुओं का कहाँ पे जाएंगी, ये 2 संतति कोशिकाओं में जाएंगी, तो उसके लिए 2 हूबहू प्रतिलिपियों में बनना है। तो उसी वाले प्रोसेस को डीएनए का प्रतिकृतिकरण कहते हैं, जो कि मैंने आपको अभी उसका वो चित्र दिखाया था अभी मैंने आपको उसका। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। ये है डीएनए का द्विरज्जुक संरचना और ये अलग हो रहा है। अब इनका प्रतिकृतिकरण होगा। तो इंग्लिश में उसको जिसको रेप्लिकेशन भी कहा जाएगा। और डीएनए वह जैविक जीवाणु है जिनमें सिर्फ डीएनए ही होते हैं जिनमें स्वद्विगुणन की क्षमता होती है। तो अपने बिल्कुल हूबहू प्रतिलिपियां ये अपनी संतति कोशिकाओं में पहुंच जाती हैं। अब ये कब होता है? ये कोशिका चक्र का जो इंटरफेज अवस्था आती है, इंटरफेज प्रवस्था होती है, उसमें जो एस फेज होता है, इंटरफेज अवस्था का जो एस फेज अवस्था होता है, उसमें डीएनए का द्विगुणन होता है। इस समय क्या होता है, कोशिका के जो गुणसूत्र होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन तंतु के रूप में होते हैं और डीएनए द्विगुणक केंद्रक के अंदर होता है। तो ये समय तभी होता है कि जब कोशिका का विभाजन का समय होता है। उसी समय विभाजन में एक स्टेज आती है, आप पढ़ चुके हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन है उसमें जो फेज होती है उनमें से जो इंटरफेज प्रवस्था है उसका जो एस फेज है उसमें डीएनए का द्विगुणन होता है। उसी अवस्था में डीएनए की प्रतिलिपि बनती है और उसके बाद वो किस में जाती है, संतति कोशिकाओं में। उस समय वैसे कोशिका गुणसूत्र न्यूक्लियोप्रोटीन तंतु के रूप में होते हैं और डीएनए द्विगुणक केंद्रक के अंदर होता है। उसके बाद फिर ये बढ़ के प्रतिलिपि बनने के बाद फिर ये संतति कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। अब मैंने कुछ एंजाइम के नाम लिखे हैं जो प्रतिकृति की प्रक्रिया में भाग लेंगे। प्रतिकृति की प्रक्रिया में भाग लेने वाले, अभी इनके बारे में, सभी एंजाइम के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इनका क्या कार्य होता है, कैसे ये प्रभावित करते हैं, ये सब बताएंगे। पर अभी आप सिर्फ नाम जानिए। एक सबसे पहला है टोपाइसोमरेज, हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज। इन सबके अलग अलग काम है। मैं आपको ऐसे ही थोड़ा सा बता देती हूँ। जिसमें से टोपाइसोमरेज क्या करता है, टोपाइसोमरेज किसको करता है, तोड़ने का काम शुरू करता है, तंतुओं को, ये रज्जुकों को अलग अलग करने का काम शुरू करता है। उसके बाद पॉलीमरेज जो आरएनए छोटे छोटे, उनको इंग्लिश में प्राइमर कहते हैं, छोटे छोटे भाग बनाता है, उनको जोड़ने का काम करता है। लाइगेज उनको अच्छे से चिपकाने का काम करता है। टोपाइसोमरेज और हेलिकेज क्या होते हैं, इन रज्जुकों को अलग अलग करने में अपना भाग निभाते हैं। तो इनके बारे में विस्तार पूर्वक मैं आपसे अगले वीडियो में चर्चा करूंगी। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।